हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया वाली जो क्लासेस 2.0। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया सेशन 2024 से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम एंटीबायोटिक के नाम से। तो एग्जाम एंटीबायोटिक्स 2024 के लिए दिया जा रहा है। तो उसके जितने भी क्लास में एग्जाम एंटीबायोटिक्स जो दिया गया था सबको 2024 के लिए जो VVI क्वेश्चन है ट्रिपल भी हैं, उसका सारा क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो एग्ज़ाम एंटीबायोटिक्स जो क्लास में आप लोगों को दिया गया है, एग्ज़ाम एंटीबायोटिक्स जो क्लास में आपको दिया गया है 2024 के लिए। तो एग्ज़ाम एंटीबायोटिक 2024 के लिए जो दिया गया था उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं सभी करवाया जाएगा। ओके, तो ध्यान से एक करके कवर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये क्वेश्चन है सबसे पहला। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है। तो कहा जाता है कि यर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स एवं भारतीय आयुर्वेदा सिस्टम यर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स एवं भारतीय आयुर्वेदा सिस्टम ने दिया था। यर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स एवं भारतीय आयुर्वेदा सिस्टम ने दिया था। अब कहा जाता है, ये क्या कहता है कि इनके अनुसार, यानी कि कहा जाता है कि अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स एवं भारतीय आयुर्वेदा सिस्टम के अनुसार शरीर में चार द्रव्य होते हैं। नंबर 1 हो जाता है ब्लड, और नंबर B हो जाता है ब्लैक बाइल, नंबर 3 हो जाता है येलो बाइल, उसके बाद हो जाता है फ्लेगम। कहते हैं कि रक्त यानी कि ब्लड, उसके बाद काला पित्त, उसके बाद होता है पीला पित्त, उसके बाद हो जाता है फ्लेगम, यानी कि जिसको कहते हैं फ्लेगम। यानी कि यर्ली ग्रीक यानी कि ग्रीक के रहने वाले हिपोक्रेट्स नामक वैज्ञानिक एवं भारतीय आयुर्वेदा सिस्टम के अनुसार शरीर में 4 द्रव्य होते हैं। ठीक है, जिसका नाम है ब्लड, जिसका नाम है ब्लैक वाइल, जिसका नाम है येलो वाइल, जिसका नाम है फ्लेगम। कहते हैं कि ये चारों द्रव्य यदि शरीर में संतुलित होते हैं तो इसे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कवर कर सकते हैं कि आयुर्वेदा ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया, तो हिपोक्रेट्स ने दिया था और भारतीय आयुर्वेदा सिस्टम ने दिया था। इन सभी के अनुसार हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 4 द्रव्य होते हैं, 4 फ्लूइड होते हैं, ब्लड, ब्लैक वाइल, येलो वाइल, फ्लेगम। इन चारों का अगर कंडीशन शरीर में बैलेंस रहा, अगर बढ़िया रहा, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, यानी स्वास्थ्य अच्छा, यानी कि ह्यूमर हमारा अच्छा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम्मिलित रूप से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यही है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। चलिए, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक टर्म और इसमें जोड़ सकते हैं आप, उसको जोड़ दीजिएगा। जैसे कि बात किया जाएगा यहाँ पर कि इसको गलत कहा गया, कहते हैं कि डिस्प्रूव्ड, यानी कि इस नियम को गलत कहा गया। किसके द्वारा गलत कहा गया, तो विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक है जिसने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत कहा।
कहते हैं इनकी पहचान क्या है, तो इनको कहा जाता है आधुनिक मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पिता इसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी आधुनिक मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। कैसे, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने रक्त परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिवहन तंत्र का आविष्कार किया, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है उसके बारे में जानकारी दिया सबसे पहले विलियम हार्वे ने, इसलिए इसे आधुनिक मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहा जाता है। रक्त परिवहन में ये मुख्य रूप से बताए थे दोहरा परिवहन, यानी कि डबल ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता है, तो दोहरा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे शरीर में होता है इसकी पुष्टि करने वाले सबसे पहले विलियम हार्वे ही हैं, ये इनका परिचय हो गया। अब कहते हैं इन्होंने गलत कैसे साबित किया, तो ये हार्वे ने क्या किया, विलियम हार्वे ने सभी व्यक्ति के तापमान को थर्मामीटर से मापा, तो पता चला कि सभी का तापमान एक जैसा माने 36 से 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि सभी मनुष्य का टेम्परेचर नापा गया तो एक जैसा दिखाई दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्तियों के शरीर में ब्लैक वाइल निकलता है, जिस व्यक्तियों के शरीर में ब्लैक वाइल निकलता है तो उसका ताप जो है बढ़ जाता है शरीर का, तो उसको क्या बोलते हैं, फीवर कहते हैं। तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, यानी कि विलियम हार्वे से पहले हिप्पोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेदा सिस्टम ने बताया कि यदि 4 द्रव में से कोई भी द्रव, चाहे येलो वाइल हो, ब्लैक वाइल हो, चाहे वो आपका जो है कि ब्लड हो, चाहे वो आपका फ्लेगम हो, अगर इन चारों का अगर कंसंट्रेशन ब्लड में हमारे शरीर में बढ़ती है तो क्या होता है कि हमारा शरीर की तापमान बढ़ जाती है, और शरीर के तापमान बढ़ने से उसको फीवर कहा जाता है, यानी कि रोग उसको कहा जाता है। तो वो गुड होमर हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन विलियम हार्वे ने गुड होमर हाइपोथेसिस को गलत इसलिए कहा क्योंकि जिसके शरीर में ब्लैक वाइल निकला हुआ था, है ना, उसका भी तापमान मापा और एक नॉर्मल व्यक्ति का जो तापमान है उसको भी मापा, तो दोनों का तापमान में कोई भी चेंज नहीं आया, ना ही ब्लैक वाइल वाला व्यक्ति के शरीर में तापमान में परिवर्तन आया, ना ही जो है कि नॉर्मल व्यक्ति के तापमान में कोई परिवर्तन आया। यानी कि जिसके शरीर में ब्लैक वाइल था वो निकल रहा था, उसमें भी इतना टेम्परेचर था, और जिसके शरीर में ब्लैक वाइल में से कुछ भी नहीं निकला उसका भी टेम्परेचर इतना ही था। तो ये कहा गया कि ये नियम बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस दुनिया में सभी व्यक्तियों के ये तापमान समान होते हैं, और ये चारों द्रव जो होते हैं निकलने से शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, चलिए ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये आपको बता दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक्वाकल्चर और पीसी कल्चर क्या है। जलीय संवर्धन और मत्स्य पालन। यहाँ पर जो शब्द है ये दिखा जाता है। सबसे पहला कि इसके अंतर्गत केवल मत्स्य आते, यानी कि इसके अंतर्गत जलीय जंतु, पौधे इत्यादि आते हैं। इधर लिखेंगे इसके अंतर्गत केवल मत्स्य आते हैं। उसके बाद दूसरा लिखेंगे कि यह केवल
इसमें भोजन बाहर से उपलब्ध नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। और इधर लिखना है कि इसमें भोजन बाहर से उपलब्ध किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जलीय जंतु जैसे कि क्रस्टेशिया हो गया, क्रेब हो गया, प्रॉन हो गए, ये सभी इसमें आएगा। इसमें केवल मत्स्य आएंगे, जितने भी मछली है वो सभी इसमें आएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको कवर करके रखना है। कहते हैं कि इसमें भोजन बाहर से नहीं दे सकते, वो अंदर में जो भी होगा वो खुला जगह उसी से वो ग्रहण करेगा, इसको बाहर से भोजन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सोमेटिक ये माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? सूक्ष्म प्रजनन क्या है? तो इसका परिभाषा काफी सिंपल है, इसे लिख सकते हैं कि पौधे के सेल या उत्तक का इस्तेमाल, पौधे के सेल या उत्तक का इस्तेमाल संवर्धन माध्यम में करके छोटे छोटे पौधे विकसित करने की तकनीक को सूक्ष्म प्रजनन कहा जाता है। यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जितने भी पौधे होते हैं, कहते हैं पौधे की कोशिका या उत्तकों का इस्तेमाल करके, पौधे या कोशिका उत्तकों का इस्तेमाल संवर्धन माध्यम में करके छोटे छोटे पौधे विकसित करने की तकनीक को सूक्ष्म प्रजनन कहा जाता है। ओके, यहाँ लिख सकते हैं कि यह एक अलैंगिक जनन है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अलैंगिक जनन है। यह एक कैसा प्रजनन है? तो अलैंगिक जनन है। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है कवर हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर जो आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, हाँ 4 क्या हो जाएगा? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, दैहिक गुणसूत्र। कहते हैं दैहिक गुणसूत्र क्या होते हैं? तो कहा जाता है वह गुणसूत्र जो दैहिक या शारीरिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, दैहिक गुणसूत्र कहलाता है। दैहिक गुणसूत्र कहलाता है। ओके, अब कहते हैं क्या कि यह 22 जोड़ा होता है। उसके बाद यह संख्या में 44 होता है। ओके, चलिए। कहते हैं कि इसे ऑटोसोम कहते हैं। तो इस तरह से आप 2 नंबर के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं कि वह गुणसूत्र जो शारीरिक क्रिया यानी दैहिक लक्षणों को नियंत्रित करता है उसको दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड परजीविता क्या है? ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है? तो कहते हैं कि यह एक विशिष्ट प्रकार का परजीविता है जिसमें यह एक विशिष्ट प्रकार का परजीविता है जो बर्ड्स में पाया जाता है। इसमें यह कोयल बर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं कुक्कू, कोयल बर्ड में पाया जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि कोयल बर्ड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि क्रो के नेस्ट में यानी घोंसला में, क्रो के नेस्ट में कोयल बर्ड अंडा देती है, अंडा देती है। क्लियर है? कहते हैं कि क्रो एवं कोयल के अंडे समान होते हैं, समान होते हैं इसलिए समान होते हैं इसलिए क्या होते हैं कि कौवा क्या करता है कि हैचिंग करता है, किसका, इनक्यूबेट करता है। यानी कि इनक्यूबेशन जो है, जब कौवा अपने अंडा का करेगा तो कोयल का अंडा का भी कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि कोयल और कौवा के जो अंडा होता है उसमें कोई भी डिफरेंसेज नहीं होती, भिन्नता नहीं दिखाई देती, अंतर कुछ नहीं होता है। यानी पहचान नहीं सकता, कौवा नहीं पहचान सकता कि ये कोयल का अंडा है कि हमारा अंडा है, क्योंकि उसको पहचानने की जो कैपेसिटी होती है वो बाहर वाला जो चेंजिंग आता है, कलर, साइज सब एक समान होता है। तो इसीलिए जब वो कौवा अपने अंडे का क्या करता है कि इनक्यूबेशन करता है, तो कोयल के अंडे का भी इंक्यूबेशन करना शुरू कर देगा। इंक्यूबेशन का मतलब बैठना, गर्माहट देना। किसको? आप देखेंगे बहुत सारे पक्षी अंडे पर बैठती है, गर्माहट देती है, जिससे क्या होता है कि 21 डेज में हैचिंग होता है उसका, तो उससे चूजा निकलता है। तो कहते हैं कि कौवा जो होता है, कौवा के घोंसला में कोयल पक्षी अंडा देती है ना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोयल कभी भी अपनी घोंसला नहीं बनाती है। 3 इडियट पिक्चर में दिखाया जाता है कि कोयल कभी भी अपना अंडा देती है, लेकिन वो अपने घोंसला में नहीं देती है, क्योंकि वो घोंसला बनाती ही नहीं है। तो कहते हैं कि कौवा क्या करता है कि कौवा एवं कोयल के अंडे समान होते हैं, इसलिए कोयल के अंडे को भी इनक्यूबेट करता है, सैवता है, जरूरत सैतना यानी कि गर्माहट देना, करता है। क्लियर है? अब कहते हैं कौवा को क्या कहा जाएगा, होस्ट, और यहां पर कोयल को क्या कहा जाएगा, पैरासाइट। क्या कहा जाएगा, पैरासाइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रूड पैरासिटिज्म। भाई इतना ही लिखना, लघुत्तरीय प्रश्न में जब भी आए तो इतना ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव जब भी आएगा कोयल बर्ड आपको यहाँ से ध्यान से लिखना, ठीक है? तो कहते हैं कि कौवा और कोयल के अंडे को भी इंक्यूबेट करता है। कौवा जो है कोयल के अंडे को भी इंक्यूबेट करता है। तो कौवा क्या हुआ, होस्ट हुआ, और कोयल हुआ पैरासाइट, क्योंकि ये अपना घोंसला में तो अंडा नहीं दे रही है, इसी के अंदर दे रही है। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म। चलिए ठीक है, ये चैप्टर 3 से प्रश्न है, चैप्टर 13 से है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टि से रिलेटेड प्रश्न है ये। यानी एक तरह का ये जनसंख्या अंतःक्रिया, पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे जिसका नाम होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्लो जिसको बोलते हैं जीन प्रवाह, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि एक जनसंख्या से जीन का प्रवास या प्रवाह दूसरे जनसंख्या में होता है तो इसे जीन प्रवाह कहते हैं। जीन प्रवाह कहते हैं। कहते हैं कि एक जनसंख्या से जीन का प्रवास या प्रवाह दूसरे जनसंख्या में होता है तो इसे जीन प्रवाह कहते हैं। चलिए अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग कहते हैं सीवाल राइट इफेक्ट। यानी सीवाल एक साइंटिस्ट है और राइट भी साइंटिस्ट है। सीवाल राइट इफेक्ट, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जनसंख्या जो होते हैं वो बिल्कुल क्या करेगा कि चेंज हो जाता है। कहते हैं चेंज इन, क्या करता है कि यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो चेंज इन ये पॉपुलेशन यहाँ दिखेगा। कहते हैं कि एलील यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं, एलील फ्रीक्वेंसी में
में परिवर्तन को, एलील फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन को, एलील फ्रीक्वेंसी जनसंख्या के एलील फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन को अनुवांशिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ऐसे करके आप इसको डील कर सकते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। एडेप्टिव रेडिएशन, उसके बाद फिनोटाइपिक एडेप्टेशन, ये सब पेज में घिस देते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। क्वेश्चन अगला है आपका, एग्जाम एंटीबायोटिक से है अगला क्वेश्चन, अनुकूलनी विकिरण। अनुकूलनी विकिरण, ये क्वेश्चन काफी आसान है, बढ़िया से लिखिएगा। कहते हैं कि किसी एक जगह पर जितने भी जीव रहते हैं, अब किसी एक जगह पर जितने भी जंतु हैं वो सभी एक व्यवहार के हैं, लेकिन जैसे ही इन सभी में चेंजिंग आएगा तो सभी अलग अलग व्यवहार को अपना लेगा, जैसे कि मान लिया जाए कि एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेज का, जो आपको बताया गया था क्लास में, चैप्टर 7 में आपको बताया गया था कि डार्विन फिंचेज यानी कि सीड ईटिंग बर्ड कहते हैं कि वहां पर जितने भी सीड ईटिंग बर्ड कहां पर पाया जाता है, गैलेपेगोस आइसलैंड, ये भी आपको याद होगा। कहते गैलेपेगोस आइसलैंड पर डार्विन ने देखा कि सभी पक्षी जो है झुंड में यानी ग्रुप में बीज खाने वाला यानी सीड ईटिंग है, लेकिन जब ये क्या हुआ कि अलग अलग जगहों में गया, यानी अलग अलग जगहों में गया तो अनुकूलित हो गया। क्या हो गया, अनुकूलित हो गया। कहा जाता है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में सभी जीव में एक ही तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जब जीव कोई जाता है तो उसके अंदर में एक अनुकूलन आती है, और उसी अनुकूलन को कहते हैं अनुकूलनी विकिरण। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कैसे होगा, तो सीड ईटिंग बर्ड जो था वो गैलोपेगो आइलैंड में था, तो सभी बीजा खाता था, लेकिन जैसे ही गैलोपेगोस आइलैंड से इधर उधर जाना शुरू कर दिया तो सभी पक्षी क्या खाना शुरू कर दिया, तो कीट खाने लगा। कोई कीट खाने लगा, कोई लकड़ी खाने लगा, कोई जो है कि पौधा खाने लगा, यानी कि जैसा जैसा क्षेत्र उसको मिला वैसे वैसे अपना अनुकूलन वो हो गया। नहीं बुझा, यहाँ पर इसको बिच्चा मिल रहा था तो बिच्चा खा रहा था, और कहीं गया तो वहाँ उसको कीट मिल रहा था, बिच्चा नहीं मिल रहा था तो कीट खाने की आदत डाल लिया। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर हैं या कश्मीर चले जाएंगे तो कश्मीर के हिसाब से हम अपने शरीर में क्या करेंगे, आदत डालेंगे कि वहाँ किस तरह से रहना है, ठंड किस तरह से होती है, इससे वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से जो जहाँ जाता है उसके परिवेश में ढल जाता है। तो एक क्षेत्र में रहने से सभी एक जैसे, एक गांव में कोई लड़का रह रहा तो गांव में देखे हूँ कि बहुत सारे लड़का अगर गांव में रहता तो एक जैसा कोई भी चेंजिंग उसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वही लड़का गांव से शहर रहने के लिए आता है तो वो देख इसकी क्या करता है, शहर के जैसा ही बनना शुरू कर देता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का अनुकूलन हुआ। कैसा अनुकूलन हुआ, तो अनुकूलनी विकिरण हुआ। चलिए ठीक, समझ गए। तो याद रखिए, एक प्लेसेंटल मेमल का भी एग्जाम्पल होगा अनुकूलनी विकिरण का, डार्विन फिंचेज के साथ साथ, तो लिख देंगे हम। तो डिफिनेशन काफी क्लियर, 2016 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन आपको शॉर्ट में इस पर आएगा। कहते हैं कि यदि एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जीव जाते हैं तो अनुकूलित हो जाते, तो परिवर्तन होता है जिसे परिवर्तन होता है, जिसे अनुकूलनी विकिरण कहते हैं। अनुकूलनी विकिरण कहते हैं, जिसे अनुकूलनी विकिरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा डार्विन फिंचेज दे दीजिएगा, और दूसरा दे दीजिएगा प्लेसेंटल मेमल, प्लेसेंटल स्तनधारी। ठीक है, ओके। बस इतना ही आपको कवर करके लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसको कहते हैं
फिनोटाइपिक एडेप्टेशन कहते हैं शरीर में जो परिवर्तन होता है ना, शरीर में जो परिवर्तन होता है उसी को फिनोटाइपिक एडेप्टेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि यहां पर देखेंगे फिनोटाइपिक एडेप्टेशन जिसको कहा जाता है लक्षण प्रारूप अनुकूलन। लक्षण प्रारूप अनुकूलन कहते हैं कि वह ऐसे लिखना है कि जीवों के शरीर में परिवर्तन को लक्षण प्रारूप अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, ओके। इसका एग्जाम्पल दे देंगे हम लोग, डिजर्ट प्लांट, मरुस्थलीय पौधा। कैसे? तो कहते हैं कि इसका जो पत्ता होता है उसमें जो स्टोमाटा होता है वो स्टोमाटा क्या कहलाता है? सनकन। क्या करता है? सनकन स्टोमाटा क्या काम होता है? रिड्यूस वाटर लॉस। कहते हैं कि पानी की क्षति को रोकता है, यानी जल की क्षति को क्या करता है? रोकता है ना। और ये क्या है? मरुस्थलीय पौधा इसका जो है कि एग्जाम्पल हो गया। मरुस्थलीय पौधा जो क्या करता है? मरुस्थलीय पौधे की पत्ती में कौन सा स्टोमाटा पाया जाता है? सनकन पाया जाता है, जो जल की क्षति को रोकता है। तो ये एक प्रकार का लक्षण प्रारूपी अनुकूलन हो गया। एक बात और है कि इसमें केम होते हैं, केम साइकिल चलते हैं, जो क्या करता है कि रात में क्या करता है, यानी कि ये क्या करता है? रात में जो है क्या करता है कि स्टोमाटा इसका खुलता है, दिन भर बंद रहता है, रात में स्टोमाटा खुलता है। तो केम हम इसको कहते हैं क्रोसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, एक चक्र होती है जो रात में, इसका मतलब क्या है कि जिसका स्टोमाटा रात में खुलता है उसको कहते हैं केम साइकिल। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय पौधे में चलता है। तो ये आपका लक्षण प्रारूपी अनुकूलन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिडिया, राइजोम, ऑफसेट और लीफ बड। इन सभी को डिफाइन करना है एक एक लाइन में, देखते जाओ। कोनिडिया, राइजोम और लीफ बड, ये देखिएगा। सबसे बड़ी बात पहले जानिए कि कोनिडिया क्या है। तो यह एक बीजाणु है, जो पेनिसिलियम में बनता है। कहां पर बनता है? पेनिसिलियम में बनता है। एक लाइन में हो गया क्लियर। चलिए अब कहते हैं क्या कि यह अचलनशील होता है, एकदम अचलनशील होता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन से इसी में क्या दिया हुआ है? राइजोम है आपका, राइजोम। लेकिन ये बीजाणु नहीं है, यह कायिक प्रोपेगुलस है, क्लियर है? यह कायिक प्रोपेगुलस है, जो अदरक उसके बाद हो जाएगा हल्दी एवं केला में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला है आपका ऑफसेट। कहते हैं कि ऑफसेट क्या होता है कि यह भी कायिक प्रोपेगुलस है, जो जलकुंभी में पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब कहते हैं ये जलकुंभी में पाया जाता है, याद रखिएगा। जलकुंभी इसी के द्वारा अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेट यानी कि कायिक जनन करती है। राइजोम के द्वारा क्या करता है? अदरक, हल्दी और केला कायिक जनन करता है। तो इस तरह से इसको नोट करते चले जाइएगा। अगला है लीफ बड यानी पत्ती कली। यह ब्रायोफाइलम में पाया जाता है, ये ब्रायोफाइलम में पाया जाता है, एकदम सिंपल से हल्का है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन जिसका नाम है सेलेक्टेबल मार्कर और विथड्रॉल सिंड्रोम। चलिए ठीक, वो भी डील कर देते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर और विथड्रॉल सिंड्रोम। सेलेक्टेबल मार्कर, चयनात्मक चिन्हक। कहते हैं कि ये क्या होता है? कहते हैं कि यह एक प्रमुख
क्लोनिंग वाहक की विशेषता है, जो संवर्धन माध्यम में जो इकोलाई के अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में दे दीजिएगा एम्पिसिलिन, और उसके बाद दे दीजिएगा टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद दे दीजिएगा ये क्या उसको बोलते हैं, केनामाइसिन। बस इतना ही लिख देना। यानी कि यह क्लोनिंग वाहक का क्या है, एक विशेषता है, कैरेक्टर है, जो ई कोलाई के अंदर में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान करने में या एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। ये चयनात्मक चिन्हक कहलाता है। ठीक है, ओके। अब इसी के साथ दिया हुआ था ये विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है। तो जनरली जो ड्रग्स वगैरह जो यूज करते हैं, ड्रग्स, निकोटीन, ये सब जो यूज करते हैं उसी को होता है। तो यहाँ पर देखेंगे विथड्रॉल सिंड्रोम, सिंपल है, याद रखिएगा कि ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति में होने वाला सिंड्रोम विथड्रॉल सिंड्रोम कहलाता है। तो विथड्रॉल सिंड्रोम क्या है कि जो ड्रग्स यूज करता है उसके अंदर ये होता है। अब इसके लक्षण से अगर मान लिया जाए लिखना चाहेंगे तो जैसे घबराहट, अगर ड्रग्स नहीं मिलेगा तो घबराने रहेगा, घबराहट। अब देखेंगे फिल्म वगैरह, ये संजय दत्त का जो निकला था फिल्म संजू, ड्रग्स नहीं मिलता तो किस तरह से घबराने लगता है, एकदम तोड़ने फोड़ने लगता है हर चीज को, तो घबराहट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बेचैनी होगी। उसके बाद क्या होगा, भूख नहीं लगेगा। चौथा क्या कर सकते हैं, पेट में दर्द होता है, ये सभी क्या है, विथड्रॉल सिंड्रोम के एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, लास्ट करवा देते हैं, बडिंग एंड रीजनरेशन, ये दोनों को कवर कर लीजिए। बडिंग क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है। कहते हैं कि मुकुलन वह अलैंगिक जनन जो कली या मुकुल से होता है, मुकुलन कहलाता है। अब कहते हैं कि ये इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य मुकुलन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो बाह्य मुकुलन था, हमको केवल एग्जांपल देना है तो कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, आंतरिक मुकुलन, और लॉन्ग पूछेगा तो दोनों को डील कर देना है। कहते हैं कि यह शरीर के बाहर होता है, और ये क्या है, शरीर के अंदर। ठीक है ना, ओके। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, और क्या हो जाता है, हाइड्रा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, वनली स्पंज होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जेमियोल, यानी स्पंज में होने वाले मुकुलन को बोलते हैं जेमियोल। तो इस तरह से इतना ही लिखना। डायग्राम केवल आप ईस्ट का बना सकते हैं या तो फिर हाइड्रा का, किसी एक का डायग्राम बना करके ये मुकुलन टॉपिक 2 नंबरिया को 2 अंक वाले को डील कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। डायग्राम इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बना ही देते हैं। देखिए ये है आपका जो है ये हो गया आपका केंद्रक हो गया उसका, है ना। अब इसमें बाह्य मुकुलन हो रहा है। बाह्य मुकुलन अगर जब होगा तो इसका जो केंद्रक होगा वो क्या करेगा, 2 भाग में डिवाइड करेगा। इस तरह से डिवाइड करना शुरू कर देगा। जब डिवाइड करना यानी केंद्रक विभाजन जब होने लगेगा, यह केंद्रक विभाजन जब होने लगेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, एक कली बन गया। देखिए ये क्या बन गया, कली। तो इस कली को हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य कली बोलेंगे। अब ये कली क्या करेगा, परिपक्व हो जाएगा। अब ये कली क्या होगा, यहाँ देखिएगा, अब ये कली क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा। देखिए परिपक्व हो गया।
परिपक्व हो गया तो ये जनक शरीर से क्या करेगा, टूट जाएगा। तो ये क्या हो गया, बाह्य कली परिपक्व हो गया तो ये जनक शरीर से टूट जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, बाह्य मुकुलन, क्योंकि मुकुल कहाँ बन रहा है, शरीर के बाहर। ठीक है, ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। लास्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन जिसको बोलते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन यानी जिसको बोलते हैं रीजेनेरेशन, क्या होता है, तो वह अलैंगिक जनन जिसमें जनक अपने खोए हुए भाग को वापस नया बना लेता है, खोए भाग को वापस नया बना लेता है। एग्जाम्पल अगर देना चाहेंगे तो क्या देंगे, इसका प्लेनेरिया देंगे, छिपकली भी दे सकते हैं, छिपकली के पूंछ, ये भी क्या करता है, रीजनरेशन करता है। दूसरी बात क्या है कि केंचुआ भी रीजनरेशन करता है, केंचुआ भी रीजनरेशन करता है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बनाइएगा तो आपका लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए प्लेनेरिया बनाते हैं, ये प्लेनेरिया है और ये प्लेनेरिया में मान लीजिए ये हमारा जनक प्लेनेरिया है। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, हाँ क्लियर है। जनक प्लेनेरिया है और इसका ये अल्फ विकसित, इसको बोलते हैं अल्फ विकसित नेत्र हो गया। तो इसमें अगर मान लिया जाए पुनर्जनन होता है तो कैसे होगा, शरीर का कोई भी भाग अपना खो देगा। तो मान लो अपने शरीर का भाग क्या, वो बीच से खो गया, कहीं जा रहा था, बीचे बीच क्या हो गया, ये चिरा गया, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 नए शरीर बनेंगे, ये 2, इसमें 2 जो है कि 2 नए शरीर जो है इस तरह से आएंगे, पुराना शरीर दोनों अलग होगा, इस पर नया शरीर देखो खाली जुड़ जाएगा, यहाँ देखो जुड़ गया, देखिए इसमें नया शरीर केवल जुड़ गया। तो इस प्रकार से कितने प्लेनेरिया बना, 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुत्री प्लेनेरिया यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में एग्जाम एंटीबायोटिक से 10 क्वेश्चन करवाया गया, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपको एग्जाम एंटीबायोटिक से नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बचे हुए वो सब लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर हम एक नए सेशन के साथ शुरुआत करेंगे। तो आराम से रहिए और बढ़िया रहिए और मेहनत पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।